पिछली रात जोधपुर की हवाओं में सिर्फ सूफियाना सरगम नहीं, बल्कि साजिशों की गंध भी तैर रही थी। दिग्विजय मौत की दहलीज से तो लौट आया था, लेकिन उसे गिराने वाले हाथ अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए थे। रणविजय सिंह राठौड़, जिसका गुस्सा पूरे महल को हिला सके, वो अपनी ही संतान के खून का फैसला कर चुका था। शैलजा की जहरीली फुसफुसाहटों ने रिश्तों की दीवारों में दरारें डाल दी थी और परीक्षित अपने आखिरी मौके का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा था। उधर गायत्री, जिसने दिग्विजय की जान बचाई थी, अब खुद राठौड़ परिवार की नजरों में एक अदृश्य खतरा बन चुकी थी। और इसी बीच जोधपुर शहर, जहां दिग्विजय पैदा हुआ, पला बड़ा और जहां से उसकी जिंदगी और बिजनेस की शुरुआत हुई, वही शहर अब उसके खून का प्यासा बन चुका था। खैर, उस आदमी की बात सुनकर गायत्री पसीना पसीना हो चुकी थी। उसका गला सूख चुका था और उससे थूक तक नहीं निकला जा रहा था। ऊपर से लेकर नीचे तक वो बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और धीमी आवाज में उस इनसाइडर से कहा, थैंक यू सो मच। चौहान परिवार आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। और इसी के साथ उसने कॉल कट कर दिया। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, जमीन को घूरती हुई। उसका दिमाग उस बात के भार से दौड़ रहा था जो उसने अभी अभी सुनी थी। तुरंत ही गायत्री दिग्विजय की ओर मुड़ी। भले ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो अडिग थी। दिग्विजय, उसने शुरुआत की, लेकिन बोलने के लिए उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। तो वही दिग्विजय की आंखें ऑलरेडी आंसुओं से भर चुकी थीं, जैसे मानो वो जानता था कि गायत्री क्या कहने वाली है। मेरा खुद का बाप मुझे मारना चाहता है, दिग्विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरी तरह से बिखरी हुई सुनाई पड़ी। उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की, जिससे वो अपने आंसुओं को बहने से रोक सके। लेकिन इस समय उसके इमोशंस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मुझे इतनी हेट्रेड और रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? बेशक दिग्विजय के सवाल में दम था, लेकिन उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह राठौड़ ही दे सकते थे। एकाएक गायत्री घुटनों के बल नीचे बैठ गई और उसने अपना हाथ दिग्विजय के कंधे पर रखते हुए एकदम शांत अंदाज में कहा, आई एम सो सॉरी दिग्विजय। उसने दिग्विजय के दर्द को महसूस किया था, जैसे मानो वो उसका अपना दर्द हो। दिग्विजय ने धीरे से अपना सर हिलाया और उसके आंसू उसके गाल से नीचे टपकने लगे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता है कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये ऐसा कुछ, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेशक गायत्री को बहुत अच्छे से पता था कि दिग्विजय पर क्या बीत रही है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये समय हालात पर रोने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का था। एकाएक गायत्री खड़ी हुई। उसकी आंखों में गहरा दृढ़ संकल्प नजर आया। तुम्हें जाना होगा दिग्विजय। तुम अब जोधपुर में बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। जैसे ही गायत्री के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दिग्विजय ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। वो पूरी तरह से शॉक्ड नजर आया। लेकिन ये मेरा शहर है। यहीं से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत की। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा सब कुछ इस शहर से जुड़ा हुआ है। इस शहर ने मुझे उठते हुए और गिरते हुए देखा है, तो क्या अब यह शहर मुझे बुरे लोगों से बचा नहीं सकता? जोधपुर छोड़ने के बारे में दिग्विजय कभी सोच भी नहीं सकता था। दिग्विजय, तुम एक बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी हो। बिजनेस के मामले में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यह तुम्हें भी पता है कि सत्ता, पावर और गुंडागर्दी में रणविजय सिंह राठौड़ का कोई मुकाबला नहीं। वो तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात इस शहर की, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी खुशबू हमेशा यही रहेगी। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि अपनी मॉम के बारे में भी सोचना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा? अंत की लाइन बोलते हुए गायत्री की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऑफ कोर्स दिग्विजय उसका प्यार था और वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन इस समय वो वही कर रही थी जो जरूरी था। दिग्विजय गायत्री की बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा था और साथ ही साथ उसे इस मामले की सीरियसनेस भी बहुत अच्छे से पता थी।
बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, लेकिन जोधपुर से जाना उसके लिए सबसे कठिन फैसला था। अभी वो अपने बिजनेस को फिर से जमाने के बारे में सोच ही रहा था कि देखिए क्या हो गया। वो अपने बच्चों को वापस पाने की कोशिश में लगा हुआ था कि देखिए क्या होगा। अचानक से मौसम ने करवट बदल दिया था और अब सब कुछ दिग्विजय के हाथों से खोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर वो जिंदा रहा तो उसे सब कुछ फिर से खड़ा करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। अब उसकी दुनिया इसी उम्मीद पर टिकी हुई थी। अभी वो उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से गायत्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। गायत्री के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही दिग्विजय को अपनापन फील हुआ। उसे अच्छा लग रहा था। तो वही गायत्री ने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन ये सब हालात का खेल है। आज तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कभी अच्छे नहीं होंगे। सबका दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस जिंदगी में कभी हार मत मानना, और अगर हार भी जाओ तो वापस उठने की कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। गायत्री की स्पीच बहुत अच्छी थी और दिग्विजय अब पॉजिटिव महसूस कर पा रहा था। अगले कुछ घंटों में गायत्री ने दिग्विजय के लिए सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर डाली थी। जी हां, गायत्री ने दिग्विजय और उसकी मां सिंधुजा को थाईलैंड भेजने का इंतजाम कर दिया था, जहां वो रणविजय सिंह राठौड़ की पकड़ से सुरक्षित रह सकते थे। थाईलैंड! जैसे ही दिग्विजय को पता चला कि गायत्री उसे थाईलैंड भेज रही है, वैसे ही वो एकाएक चौंक उठा। तुम मुझे थाईलैंड क्यों भेज रही हो? जाने को तो मैं जयपुर, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जा सकता हूं। थाईलैंड ही क्यों? दिग्विजय के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पिता ने दुबई वाले स्नाइपर्स को मूंगफली खाने बुलाया है? वो लोग तुम्हें जोधपुर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे हैं। जब तुम उन्हें जोधपुर में नहीं मिलोगे तो उनका सर्च क्राइटेरिया जयपुर, दिल्ली और मुंबई ही जाएगा। पूरे भारत में तुम्हारी खोजबीन होगी, इसलिए तुम थाईलैंड में ही सेफ हो। इससे पहले कि दिग्विजय कुछ कहता, एक बार फिर से गायत्री ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, और जयपुर, दिल्ली या मुंबई जाकर क्या करोगे? नया बिजनेस सेट करने में भी सालों लग जाएंगे। इस बारे में नहीं सोच रहे? पता नहीं क्यों, लेकिन गायत्री मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो वही दिग्विजय का कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। तो मैं थाईलैंड जाकर क्या करूंगा? वहां पर भी तो बिजनेस जमाने में सालों लग जाएंगे। ऊपर से लैंग्वेज बैरियर अलग, और तुम्हारी गाड़ी थाईलैंड पर ही क्यों अटकी है? विदेश ही जाना है तो मैं नेपाल या भूटान भी तो जा सकता हूं। दिग्विजय ने एकदम पते की बात की। कुल मिलाकर वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहा था, क्योंकि उसे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये थाईलैंड अचानक से बीच में कहां से आ गया। कहीं गायत्री सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया भूल तो नहीं गई? तुम थाईलैंड इसीलिए जा रहे हो क्योंकि चौहान टेक ग्रुप थाईलैंड में अपनी कंपनी खोलने का सोच रहा है, और तुम्हें वहां जाकर हमारी कंपनी संभालनी है। बिजनेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट्स रेज करने हैं, और पूरे थाईलैंड में अपने बिजनेस की छाप छोड़नी है। किसी एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि हमारा डायरेक्टर पार्टनर बनकर। एकाएक गायत्री के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो वही दिग्विजय का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम मुझे अपनी कंपनी संभालने के लिए भेज रही हो, और वो भी एज डायरेक्टर पार्टनर? तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? सीधे और सरल अंदाज में दिग्विजय ने पूछा, और तुरंत ही गायत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबसे पहली बात, थाईलैंड में अभी चौहान टेक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम वहां जाओगे, ऑफिस देखोगे, कंपनी खोलोगे, एम्प्लॉइज को हायर करोगे और फिर मस्त वाला धंधा करोगे। मेरा यही प्लान है। 2 सेकंड के पॉज के बाद गायत्री ने फिर से अपना मुंह खोला। और तुम ये मत सोचो कि मैं तुम पर मेहरबान हो रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स स्ट्रिक्टली बिजनेस। वैसे तुम किसी डील की बात कर रहे थे ना? एक बार फिर से गायत्री के चेहरे पर शातिर मुस्कान नजर आई। गायत्री के मुंह से डील शब्द सुनते ही दिग्विजय किसी ट्यूबलाइट की तरह चमक उठा था। वो, हां, तुम कल आई नहीं तो उस सिलसिले में बात नहीं कर पाया।
तुम्हें बताया तो था कि मैं। इससे पहले कि दिग्विजय कुछ कहता, तुरंत ही गायत्री ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, पता है मुझे, तुम चौहान टेक ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहते हो। डील इज डन। मिस्टर दिग्विजय सिंह राठौड़, तुम हमारे शेयर्स खरीद रहे हो और हम बदले में तुम्हें थाईलैंड जाकर बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। कहा था ना, स्ट्रिक्टली बिजनेस। भीनी मुस्कान के साथ गायत्री बहुत क्यूट लग रही थी। जैसे ही गायत्री के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही दिग्विजय पूरी तरह से सरप्राइज्ड रह गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी डील कुछ इस अंदाज में एक्सेप्ट होगी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर डील थी। दिग्विजय बहुत खुश था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। एक तरफ जहां उसके अपने उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री दिग्विजय की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही थी। इस मेजर डिफरेंस को समझते ही दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू गायत्री। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड आई प्रॉमिस यू, मैं चौहान टेक ग्रुप को सिर्फ थाईलैंड में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में चमका दूंगा। आई नो दिग्विजय, तुम्हें यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां, थाईलैंड में तुम्हारे इनिशियल डेज थोड़े चैलेंजिंग होने वाले हैं। ऑफिस के साथ साथ तुम्हें रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी ढूंढना होगा और तब तक तुम्हें होटल में गुजारा करना होगा, सीरियस अंदाज में गायत्री ने कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उम्मीद करती हूं कि जैसे तुम यहां रहते हो वहां भी ऐसे ही रहोगे। अपनी प्रोफाइल एकदम लो रखना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी खतरा तुम तक दस्तक दे। लिटरली गायत्री की आंखों में दिग्विजय के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन हर बार की तरह यह समय उसके हिसाब से सही नहीं था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, वादा करता हूं तुम्हें मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए दिग्विजय ने एकाएक गायत्री को गले लगा लिया था। दिग्विजय की तरफ से ये एक फ्रेंडली जेस्चर था, लेकिन गायत्री का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। एक तरफ जहां दिग्विजय के पलायन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई से बुलाए गए स्नाइपर्स जोधपुर पहुंच गए थे। चूंकि यह परीक्षित के लिए एक आखिरी मौका था, इसलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने देश और विदेश के कई माफिया ग्रुप्स को भी जोधपुर बुला लिया था और एक हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ वो दिग्विजय को ढूंढने की तलाश शुरू करने वाले थे। पिछले 2 दिन में राठौर खानदान ने जोधपुर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उनके हिसाब से पता नहीं दिग्विजय किस बिल में छुपकर बैठा था। मिला ही नहीं साला। इस समय रूप महल में काफी चहल पहल थी। स्नाइपर्स और सारे माफिया ग्रुप्स लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए थे। अभी लिविंग रूम में फुसफुसाहट का दौर चल ही रहा था कि तभी अचानक से रणविजय सिंह राठौर ने लिविंग रूम में कदम रखा। उनका ऑरा इतना जबरदस्त था कि उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें देखकर एकाएक सब खड़े हो गए थे। यह देखकर रणविजय को मजा आया। हालांकि तुरंत ही उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए सभी से बैठने के लिए कहा और जैसे ही सब लोग बैठ गए, वैसे ही उन्होंने मैटर की शुरुआत की। हालांकि जब से परीक्षित अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था, तब से रणविजय सिंह राठौर उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे और यह फीलिंग उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो इस बारे में अपने पिता से बात करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि यह समय उचित नहीं है। ऐसे में उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो अपनी काबिलियत दिखाए, खून की होली खेले और अपने बाप का मुंह बंद कराए। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा कि परीक्षित क्या कमाल दिखा पाता। लेकिन इस समय रणविजय सिंह राठौर फुल मूड में नजर आ रहे थे। बिना कोई समय जाया किए तुरंत ही उन्होंने अपनी जेब से एक तस्वीर बाहर निकाली और उसे टेबल पर फेंकते हुए कड़क अंदाज में कहा, ध्यान से देख लो इस तस्वीर को। इसमें जो शख्स है उसका नाम है दिग्विजय। वो हमारे राठौर खानदान पर सबसे बड़ा खतरा है और मैं इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। यही वजह है कि
हमने आप लोगों को यहां बुलाया है। आप लोग जल्दी से अपना काम शुरू कीजिए। चप्पा चप्पा छान मारिए, अपने नेटवर्क से पूछिए, लेकिन मुझे वो आदमी मुर्दा चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। रणविजय की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान दिग्विजय की तस्वीर पर गया और सब ने अपने फोन में उस तस्वीर का फोटो ले लिया था। हालांकि रणविजय की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। एकाएक उन्होंने ऊंची आवाज में अपने ऑरा को और मजबूत दिखाने की कोशिश की। पिछले 2 दिन से हम उसे जोधपुर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिला। अब वो काम तुम्हें करना है, और अगर तुम लोग इस मिशन को अंजाम नहीं दे पाए। अचानक से रणविजय ने परीक्षित की ओर देखकर कहा, तो पता है ना परीक्षित क्या होगा? ऑफ कोर्स। रणविजय ने फिर से वही उत्तराधिकारी वाली बात को लेकर कमेंट किया था। भला परीक्षित वो तंज कैसे भूल सकता था? खैर, रणविजय उस पर लगातार प्रेशर डाल रहे थे और परीक्षित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, चिंता मत कीजिए पापा, दिग्विजय जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैंने यूं ही देश विदेश के बेस्ट लोगों को यहां नहीं बुलाया है। आप इस मिशन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है या कोई सुझाव देना है तो अभी दे सकता है। चूंकि सभी लोग अभी अभी आए थे और मैटर को समझने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में किसी के पास ना तो कोई सवाल था और ना ही कोई सुझाव था। लेकिन तभी अचानक से भीड़ में से एक हाथ ऊपर उठा। वो हाथ किसी और का नहीं, परीक्षित का ही था। कुछ नहीं, बस उसने अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। पापा, पिछले 2 दिन से हम कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। गली गली, शहर शहर, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, लाउंजेस, क्लब्स, बार्स, झोपड़पट्टी, कॉलोनीज, सब कुछ छान मारा, लेकिन वो कमीना दिखा तक नहीं। जोधपुर के खबरियों को भी उसकी कोई खबर नहीं है। मतलब साफ है कि वो अंडरग्राउंड हो चुका है। वो भी जानता है कि जोधपुर में छुपना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि वो जोधपुर के आसपास किसी गांव में छुपा बैठा है। मेरे हिसाब से हमें सर्च वहीं से शुरू करना चाहिए। एकाएक परीक्षित ने अपनी राय पेश की। जब तुमने मिशन की जिम्मेदारी ले ही ली है तो फिर यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो करना है करो, बस इस मिशन के कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में रखना। मेरा क्या है, मुझे तो सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। एक बार फिर से रणविजय ने उत्तराधिकारी वाली बात पर पॉइंट आउट किया और एकाएक परीक्षित के शरीर में गुस्से का धुआं भभकने लगा था। क्या परीक्षित की सोच सही दिशा में जा रही थी? क्या गांव वाली थियरी काम करेगी? वैसे सुना है गायत्री का विला भी जोधपुर से दूर एक गांव के पास है, तो क्या ऐसे में दिग्विजय को पकड़ लिया जाएगा? क्या गायत्री दिग्विजय को राठौर परिवार के चंगुल से बचा पाएगी, या फिर कहीं वो खुद फंस जाएगी? क्या परीक्षित अपनी काबिलियत दिखा पाएगा, या फिर उसकी सर्च पूरी तरह से गलत साबित होगी? क्या दिग्विजय के थाईलैंड जाने के सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे? क्या उसका खेल खत्म हो जाएगा, या दिग्विजय हमें थाईलैंड की फ्लाइट में बैठा हुआ मिलेगा? क्या दिग्विजय अपने बाप से बदला लेगा? क्या गायत्री अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 2 दिनों की भागदौड़, तनाव और छिपी हुई हलचलों के बाद आखिर वो वक्त आ चुका था जब गायत्री की बनाई हुई प्लानिंग अपनी असली दिशा लेने वाली थी। दिग्विजय और सिंधुजा को सुरक्षित थाईलैंड भेजने का इंतजाम हो चुका था, पर दूसरी तरफ जोधपुर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गया था। रणविजय सिंह राठौड़ ने दुबई के स्नाइपर्स और देश विदेश के बड़े बड़े माफिया ग्रुप्स को शहर में उतारकर मानो खुला ऐलान कर दिया था कि दिग्विजय का शिकार शुरू हो चुका है। परीक्षित अपने पिता की तिरस्कार भरी नजरों से जलता हुआ इस मिशन को अपनी काबिलियत साबित करने का आखिरी मौका समझ रहा था, और इसलिए उसके हर कदम में बेतहाशा गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था। राठौड़ खानदान अब गांवों तक अपनी खोज फैलाने की तैयारी कर चुका था, जबकि गायत्री दिग्विजय के डर और उम्मीद के बीच खड़ी हर पल उसके लिए ढाल बनने की कोशिश में लगी थी। जोधपुर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मानो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी फैल गई हो। दिग्विजय और सिंधुजा का वीजा प्रोसेस पूरा हो चुका था।
वैसे तो इंडियंस के लिए थाईलैंड का टूरिस्ट वीजा फ्री है, लेकिन क्योंकि दिग्विजय बिजनेस के सिलसिले में वहां सेटल होने वाला था और उसकी रहने की अवधि 60 दिनों से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए वो टूरिस्ट वीजा पर नहीं बल्कि बिजनेस वीजा के माध्यम से थाईलैंड में घुसने वाला था। इस समय वो तीनों जोधपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल चुके थे। गायत्री पूरे फोकस के साथ ड्राइव कर रही थी और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो वहीं दिग्विजय अपनी मां सिंधुजा के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा था। उसे अभी भी उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसे मारना चाहते हैं। वैसे मजे की बात यह थी कि गायत्री ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक रखा था। चेहरे पर गॉगल्स, मुंह पर मास्क और एक लंबी हुडी पहनी थी जो उसके लंबे बालों को छुपा रही थी। उसके चेहरे का चा भी नजर नहीं आ रहा था। तो वही दिग्विजय और सिंधुजा ने बुरखा पहना हुआ था। ये सारे इंतजाम इसलिए किए गए थे जिससे राठौड़ खानदान का कोई उन्हें पहचान ना ले। फ्लाइट रात 11 बजे की थी, लेकिन गायत्री शाम 4 बजे ही उन्हें ड्रॉप करने निकल गई थी। उसका ये लॉजिक दिग्विजय को समझ नहीं आ रहा था। उसके हिसाब से दिन में उन्हें पहचानने का खतरा ज्यादा था, रात को तो वो अंधेरे की आड़ में बचकर निकल सकते थे। इसी सोच के साथ दिग्विजय ने गायत्री से सवाल किया, हम इतना जल्दी एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? फ्लाइट तो रात 11 बजे की है और जोधपुर एयरपोर्ट तो छोटा सा है। 1 घंटे पहले भी जाएंगे तो भी फ्लाइट मिस नहीं होगी। मुझे पता है दिग्विजय, लेकिन मुझे इनसाइडर्स से खबर मिली है कि दुबई वाले स्नाइपर्स और वो माफिया ग्रुप्स जोधपुर ही नहीं, आसपास के हर गांव में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। ऐसे में मैं तुम्हें अपने विला में रखकर जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो तुम एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना ही सही। ऑप्शन लगा, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलते ही तुम पूरी तरह से सेफ हो जाओगे। गायत्री की बात में दम था। वो जो कुछ भी कर रही थी दिग्विजय को बचाने के लिए ही कर रही थी, और दिग्विजय भी उसके पॉइंट पर अब अग्री करता हुआ नजर आया। एकाएक उसने गहरी सांस ली और आंख बंद करके बैठ गया। गायत्री के विला से जोधपुर एयरपोर्ट तक का सफर करीब 1 से 1.5 घंटे का था, यानी 5:30 बजे तक दिग्विजय का एयरपोर्ट पहुंच जाना तय था और उसके बाद का सफर उसे खुद संभालना था। खैर, अभी गायत्री की कार सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ ही रही थी कि तभी अचानक से एक रेड लाइट ने उसे रोक दिया। जैसे ही कार सिग्नल पर रुकी, हॉकर्स जो आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही अपने ग्राहकों का इंतजार करते हैं, एकाएक गायत्री की कार पर लपक पड़े। कोई टिश्यूज बेच रहा था तो कोई पावर बैंक, और कुछ हॉकर्स ऐसे भी थे जो गुलाब के फूल बेच रहे थे। हालांकि दिग्विजय, गायत्री और सिंधुजा ने उनमें से किसी को भी एंटरटेन नहीं किया और कुछ सेकंड्स बाद वो सब दूसरा ग्राहक ढूंढने निकल पड़े। लेकिन तभी अचानक से एक किन्नर दिग्विजय की खिड़की के पास आया और शीशे पर ठक ठक करते हुए बोला, ला बिटिया दे दे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी बरकत हो, तेरी जल्दी गोद भरे। कुछ इस अंदाज में उसने दिग्विजय को औरत समझकर काफी दुआएं दी। अब उस किन्नर को क्या पता था कि बुरखे के भेस में एक आदमी बैठा था। वैसे तो दिग्विजय कभी भी किन्नरों को एंटरटेन नहीं करता था, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा था, और वो भी दूसरे देश में। ऐसे में उसे वाकई में दुआओं की बहुत जरूरत थी, और कहते हैं किन्नरों की दुआओं में बहुत असर होती है। बस इसी उम्मीद में दिग्विजय ने तुरंत ही अपना वॉलेट बाहर निकाला और उसमें से 500 का नोट निकालकर उस किन्नर को दे दिया। 500 का नोट देखकर वो किन्नर और भी ज्यादा खुश हो गया था। उसने खुशी खुशी दिग्विजय को 10-15 दुआएं और एक्स्ट्रा दे दी। उस किन्नर का भी दिन बन गया था और दिग्विजय को भी अच्छा लग रहा था। खैर, जल्द ही सिग्नल खुल गया और कार फिर से सड़क पर दौड़ने लगी। हालांकि दिग्विजय यह नहीं जानता था कि वो दुआएं उस पर उल्टा असर करने वाली थी। जैसे ही गायत्री की कार ने वो सिग्नल क्रॉस किया, वैसे ही उस किन्नर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे, जैसे मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। तुरंत ही उसने अपना फोन बाहर निकाला जो उसने अपनी छाती में छुपा रखा था और एकाएक एक नंबर डायल किया। रणविजय सिंह राठौड़,
आज सुबह ही काम के सिलसिले से जयपुर आए हुए थे। क्लाइंट्स का साथ मीटिंग खत्म करके वो अब भी अपने होटल रूम में आराम कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खुला और उनका पीए भागता हुआ अंदर आया। लिटरली उसकी सांसें छड़ी हुई थीं। ये क्या बदतमीजी है? अब क्या कमरे में आने से पहले तुम लोगों को नॉक करना भी सिखाना पड़ेगा? अपने पीए की उस हरकत को देखकर रणविजय का गुस्सा परवान चढ़ चुका था। हुकुम, एक जरूरी कॉल है, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। पीए की आवाज कांप रही थी और ये बोलते हुए उसने अपना सर नीचे झुका लिया था। कॉल? किसका कॉल है? वो राजू किन्नर जो ट्रैफिक सिग्नल। इससे पहले कि वो पीए अपनी पूरी बात कह पाता, एकाएक रणविजय ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, क्या? राजू किन्नर? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब क्या मैं किन्नरों से बात करूं? हम रजवाड़े खानदान। रणविजय ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि एक किन्नर उनसे क्यों बात करना चाहता था। बस वो तो हवाबाजी में लग गए। खैर, अभी रणविजय का भाषण शुरू ही हुआ था कि तभी अचानक से पीए ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हुकुम, वो किन्नर दिग्विजय के बारे में कुछ बताना चाहता है। जैसे ही उस पीए के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एकाएक रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे, जैसे मानो उनके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। एकाएक वो बेड से उठे और पलक झपकते ही उन्होंने अपने पीए के हाथ से फोन छीन लिया था। हेलो, तुम्हारे पास दिग्विजय के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? क्या तुमने दिग्विजय को देखा? तुम कहां हो अभी? लो जी, रणविजय के मुंह से धड़ाधड़ सवाल निकल चुके थे। हुकुम, झूठ नहीं बोलूंगी, अपनी आंखों से तो दिग्विजय को नहीं देखा, क्योंकि उसने बुर्खा पहना हुआ था। उसके साथ एक औरत और थी, उसने भी बुर्खा पहना हुआ था, और कार के ड्राइवर ने भी अपने आप को पूरी तरह से ढंक रखा था। शक्ल तो मैं उसकी भी नहीं देख पाई। तुमने उनमें से किसी की शक्ल नहीं देखी, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि उस बुरखे में दिग्विजय ही था? हुकुम, भला लेडीज लोग कब से मर्दों वाला बंटवा रखने लग गए? हाँ, उसने मुझे 500 का नोट दिया था, तब मैंने उसके हाथ में मर्दों वाला वॉलेट देखा। उसी टाइम मुझे शक हुआ और अगले ही पल मेरा शक यकीन में बदल गया। जब वो मुझे 500 का नोट दे रहा था, तब मैंने उसके हाथ पर राठौड़ घराने का खानदानी निशान देखा था, वही निशान जो बच्चे के जन्म पर लगाया जाता है। 2 सेकंड के पॉज के बाद उस किन्नर ने फिर से अपना मुंह खोला। भले ही मैंने दिग्विजय की शक्ल नहीं देखी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उस कार में दिग्विजय ही था। और चूंकि आप लोग 3 दिन से उसे ढूंढ रहे हो, इसलिए मैंने फोन किया, वरना मुझे क्या करना? उस किन्नर की बात सुनकर रणविजय सिंह राठौड़ की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। हां, वो सच कह रही थी। दिग्विजय के हाथ पर राठौड़ परिवार का खानदानी निशान था, जो उसके जन्म पर उसके दादाजी ने लगाया था। तुम्हारी लोकेशन क्या है? वो कार अभी थोड़ी देर पहले ही गिटॉर्नी सिग्नल से निकली है, एयरपोर्ट की ओर गई है। जैसे ही उस किन्नर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही रणविजय ने कॉल कट कर दिया था। अच्छा, तो वो दोनों मां बेटे बुर्का पहनकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बुर्का पहनने से उन्हें कोई पहचानेगा नहीं और वो आराम से यहां से निकल जाएंगे। वो बहुत गलत सोचते हैं। मैं उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुरंत ही रणविजय ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और परीक्षित का नंबर डायल किया। दिग्विजय ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। ऐसे में उन्हें जल्दी से जल्दी दिग्विजय को फ्लाइट बोर्ड करने से रोकना था। वहीं दूसरी तरफ परीक्षित दुबई वाले स्नाइपर्स और माफिया ग्रुप्स के साथ हर गांव, हर ढानी की तलाशी ले रहा था, लेकिन अभी तक उसे दिग्विजय का कोई सुराग नहीं मिला था। मिलता भी कैसे? उसका सर्च ऑपरेशन पूरा गलत डायरेक्शन में जो चला गया था। दिग्विजय भाई साहब किसी गांव में थे ही नहीं, बल्कि वो तो 3 दिन से जोधपुर में ही था। खैर, अभी परीक्षित एक सुनसान घर की तलाशी ले ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर अचानक से उसके शरीर में बिजली दौड़ पड़ी थी। ऑफ कोर्स वो कॉल उसके बाप का था। तुरंत ही परीक्षित ने रणविजय का कॉल उठाया। पापा, पिछले 8 घंटे से हम हर गांव और हर ढानी की तलाशी ले रहे हैं। अभी तक तो हमें दिग्विजय के बारे में कोई सुराग नहीं मिले हैं और गांव वालों ने भी उसे यहां नहीं देखा है।
पर हमारी तलाश जारी है। आप चिंता मत कीजिए। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरा तो कटके ही रहेगा। रणविजय ने कॉल दिग्विजय का स्टेटस जानने के लिए नहीं, बल्कि स्टेटस बताने के लिए किया था। लेकिन परीक्षित की बात सुनकर एकाएक उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। ऑफ कोर्स वो गुस्से में तिलमिलाए हुए थे। बकरे की मां खैर मनाएगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हां, तेरी मां जरूर खैर मनाएगी। बेवकूफ कहां हो तुम? पापा, हम अभी ढाबर में हैं। ढाबर? यह सुनते ही रणविजय की सांसें ऑलमोस्ट उखड़ गई थीं। वो इसलिए क्योंकि जोधपुर से ढाबर का सफर 5 घंटे का था। इसका मतलब साफ है कि परीक्षित, दुबई वाले स्नाइपर्स और माफिया ग्रुप्स को जोधपुर पहुंचने में 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन तब तक तो दिग्विजय फ्लाइट लेकर उड़ जाएगा। एकाएक रणविजय ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, बेवकूफ, तुमसे इतना दूर जाने को किसने कहा था? तुम्हारे सारे सर्च ऑपरेशन और प्लान्स पर पानी फेरकर वो दिग्विजय फ्लाइट लेकर जोधपुर से भाग रहा है। और तुम लोग इतनी दूर, अपनी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस मिशन की जिम्मेदारी तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए थी। और मिशन छोड़ो, मुझे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी भी नहीं बनाना चाहिए था। तुम नकारा थे, नकारा हो और हमेशा नकारा ही रहोगे। कोई काम तुम्हें ठीक से नहीं आता। पूरी फौज को अपने साथ गांव गांव घुमा रहे हो। कम से कम फौज की एक छोटी टुकड़ी तो जोधपुर में रखते, बेवकूफ कही के। तुमने तो दिग्विजय के लिए सारे रास्ते खोल दिए। मैं जयपुर बैठा हूं, तुम फौज के साथ डाबर बैठे हो। जोधपुर में उसे कौन ढूंढ रहा है? कोई नहीं। तुम्हारे सारे खबरी भी तुम्हारी तरह नकारा है। कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कड़क अंदाज में रणविजय ने खरी खोटी सुनाई और फिर कॉल कट कर दिया था। अपने बाप के मुंह से इतना कुछ सुनकर परीक्षित का शरीर पानी पानी हो गया था। लेकिन इस समय उसके लिए अपने बाप की डांट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना कि एयरपोर्ट पहुंचकर दिग्विजय को मारना। एकाएक परीक्षित ने जोर से चिल्लाते हुए फौज को ऑर्डर्स देते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचना है। वो कमीना जोधपुर से भागने की फिराक में है। गाड़ी दौड़ाओ, जितनी दौड़ा सकते हो। रास्ते में जो आए उसे उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। और इसी के साथ पूरी फौज जोधपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई थी। यह दिग्विजय के लिए एक बुरी खबर थी। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट करने के बाद रणविजय ने गहरी सांस ली। उनका दिमाग तेजी से भाग रहा था। उनके हिसाब से इतना तो तय था कि ना वो समय पर एयरपोर्ट पहुंच सकते थे और ना ही परीक्षित अपनी फौज के साथ। तो ऐसे में दिग्विजय को कैसे रोका जाए? लिटरली रणविजय कमरे में चलते चलते दौड़ने लगे थे। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जितने भी बादाम खाए थे, अब समय आ गया था कि वो बादाम अपना जलवा दिखाए। और तभी अचानक से उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नजर आई। जी हां, उन्हें तरकीब मिल गई थी। दिग्विजय तक पहुंचने का रास्ता नजर आ रहा था। क्या रणविजय की वो शातिर तरकीब दिग्विजय को एयरपोर्ट में घुसने से पहले ही रोक देगी? क्या परीक्षित और उसकी फौज समय रहते जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे, या फिर दिग्विजय उनके हाथ से निकल जाएगा? क्या वो किन्नर की दी जानकारी दिग्विजय की बर्बादी बनेगी? क्या एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दिग्विजय को बचा पाएगी, या अंदर ही कोई ऐसा जाल बिछाया जाएगा जिससे गायत्री की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी? क्या गायत्री की प्लानिंग रणविजय की चाल का मुकाबला कर पाएगी, या फिर इसी मोड़ पर सब कुछ बिखरने वाला है? क्या दिग्विजय थाईलैंड पहुंचने से पहले ही अपने ही घर वालों द्वारा मारा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, रणविजय ने आखिर ऐसा क्या सोचा होगा जो सबका खेल बदलने वाला था? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जोधपुर की सड़कों पर दिग्विजय की कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक किन्नर की दी हुई दुआ ने उसकी किस्मत का पूरा रुख बदल दिया था। जी हां, रणविजय ने वो सुराग पकड़ लिया था जिसकी उन्हें 3 दिनों से तलाश थी। अब दिग्विजय का हर कदम उनकी नजरों के सामने था। तो वही परीक्षित अपनी फौज के साथ पागलों की तरह एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। वो अपने आखिरी मौके को दिग्विजय के खून से लिखना चाहता था। गायत्री दिग्विजय को सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश में थी, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि हवा में फैल चुका यह खतरा अब सीधा उनके पीछे आ चुका था। और मजे की बात यह थी कि एयरपोर्ट की तरफ किस्मत और मौत
दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। जैसे जैसे एयरपोर्ट करीब आता जा रहा था, दिग्विजय का दिल और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था। वो सिर्फ अपना शहर नहीं छोड़ रहा था, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जड़ें, अपना अस्तित्व, सब कुछ पीछे छोड़कर जा रहा था। लेकिन एक चीज जो उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठी थी, वो ये कड़वी सच्चाई थी कि उसका बचपन, उसके सारे भरोसे और उसके सारे आदर्शों के पीछे खड़ा आदमी, उसके अपने पिता, उसे मरवाने की साजिश रच चुके थे। इतना कुछ जान लेने के बावजूद दिग्विजय अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ही उसकी मौत के सौदागर बन गए हैं। वो हैरान था, परेशान था, और उसकी मां रानी सिंधुजा अपने बेटे के चेहरे पर मौजूद हर दुख को पढ़ सकती थी। तुरंत ही उन्होंने धीरे से दिग्विजय का कंधा थाम लिया। सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ देर और, फिर हम फाइनली सेफ होंगे। हालांकि उनकी आंखों में टेंशन साफ नजर आ रही थी। सच कहूं तो गायत्री यही चाहती थी कि समय यही रुक जाए। वो दिग्विजय को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन यही किस्मत की डिमांड थी और इसमें गायत्री कुछ नहीं कर सकती थी। जल्द ही 1.5 घंटे का सफर बीत गया और ठीक 5:30 बजे दिग्विजय एयरपोर्ट पहुंच चुका था। जल्दी से गायत्री ने दिग्विजय और सिंधुजा की मदद से सारा सामान निकाला और एकाएक उसके कदम चेक इन काउंटर की ओर बढ़े, जहां एयरलाइन का स्टाफ उसी की राह देख रहा था। जी हां, दिग्विजय और सिंधुजा के एंट्री प्रोसेस को फास्ट करने के लिए गायत्री ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया था और स्टाफ वाले तुरंत ही दिग्विजय और सिंधुजा का सामान लेने पहुंच गए थे। इस समय गायत्री की आंखें दिग्विजय से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। वो जानती थी कि कुछ ही सेकंड्स में दिग्विजय पीछे मुड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके दिल में एक कसक थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसे छुपा रही थी। तुरंत ही दिग्विजय ने एक एक करके अपना सारा सामान स्टाफ वालों को पकड़ाया और ठीक उसके बाद गायत्री की ओर देखकर बोला, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय की आवाज भले ही सॉफ्ट थी, लेकिन ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थी। भीनी मुस्कान के साथ गायत्री ने अपना सर हिलाया। फाइनली वो दिग्विजय को भेजने के लिए तैयार थी। मुस्कुराते हुए दिग्विजय पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। अभी दिग्विजय ने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी अचानक से गायत्री के दिल में एक तेज दर्द उठा और एकाएक उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दिग्विजय। उस आवाज को सुनते ही दिग्विजय के कदम थम गए थे। तुरंत ही वो पीछे मुड़ा और उसने गायत्री की ओर देखकर कहा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? एक पल के लिए गायत्री बस दिग्विजय को देखती रही। दिग्विजय के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, भले ही वो चिंता से भरी हुई थी, लेकिन गायत्री को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। जिस तरह दिग्विजय वहां खड़ा था, उसमें नजाकत और मजबूती का मिला जुला एहसास था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और दिग्विजय का ये अवतार गायत्री ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। अचानक से गायत्री का दिल तेजी से दौड़ने लगा। एकाएक उसके शरीर में फीलिंग्स का बांध फूट पड़ा था। वो उसके और दिग्विजय के बीच के स्पेस को भरना चाहती थी, उसे किस करना चाहती थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसका मन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो हिचकिचाई। हर बार की तरह इस बार भी उसे यही लगा कि यह समय सही नहीं है, या फिर ऐसा समय कभी आएगा भी या नहीं। कुछ नहीं, बस अपना ध्यान रखना और ये बुर्खा उतार देना, वरना लोग तुम्हें खाला या बीबी कहकर बुलाएंगे। भले ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा था। एकाएक दिग्विजय के चेहरे पर भीनी मुस्कान नजर आई। वो अलग बात है कि उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी हुई थीं। तुरंत ही उसने अपना सर हिलाया और पीछे मुड़कर अपनी मां के साथ एंट्री पॉइंट की ओर बढ़ा। दिग्विजय और सिंधुजा का सामान ऑलरेडी अंदर जा चुका था। दिग्विजय को अपने से दूर जाता देखकर एकाएक गायत्री के दिल में पछतावे की लहर उठी। उसे और भी कुछ कहना चाहिए था या फिर कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। गायत्री ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके कदम अपनी कार की ओर बढ़ने लगे थे। उसके दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो दिग्विजय को फिर कभी देख भी पाएगी? तो वही दिग्विजय और सिंधुजा ने बुरखा उतारा और अब वो अपने नॉर्मल लुक में आ गए थे। एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद
दिग्विजय को काफी अच्छा लग रहा था। उसे अपनी मंजिल अब और भी करीब लगने लगी थी। चेक इन करने के बाद उनके कदम सीधा सिक्योरिटी की ओर बढ़े। जल्द ही दोनों का सिक्योरिटी चेक भी हो गया। लेकिन फ्लाइट को उड़ने में अभी भी 4 घंटे का समय बचा था और दिग्विजय और सिंधुजा के पास करने को कुछ नहीं था। हालांकि इमिग्रेशन प्रोसेस अभी भी बचा था, लेकिन चूंकि समय बहुत था, ऐसे में दिग्विजय ने सोचा कि क्यों ना कुछ देर एयरपोर्ट पर घूम लिया जाए। तो बस फिर मां बेटे एयरपोर्ट की सैर करने लगे। इसी दौरान दिग्विजय ने एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी और दोनों ने रात का डिनर भी कर लिया था। ठीक 9:30 बजे दिग्विजय और सिंधुजा इमिग्रेशन के चेक पॉइंट पर पहुंच गए थे। लाइन थोड़ी स्लो थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में दिग्विजय का नंबर आ गया था। दिग्विजय ने तुरंत ही अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर की ओर बढ़ाया और एकाएक अपने मन को शांत करने की कोशिश, जो उटपटांग ख्यालों से भागे जा रहा था। लेकिन यह क्या? जैसे ही उस ऑफिसर ने दिग्विजय का पासपोर्ट स्कैन किया, वैसे ही उसकी दोनों भौहें ऊपर की ओर उठ गई थी, जैसे मानो उसने कोई टेररिस्ट देख लिया हो। उस मशीन से फिर से बीप की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज अप्रूवल की नहीं थी, बल्कि स्क्रीन पर अचानक से रेड लाइट फ्लैश हो गई थी। इनवैलिड, एकाएक उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा। उसकी आवाज एकदम सीधी और स्पष्ट थी। तुरंत ही दिग्विजय ने कंफ्यूज्ड अंदाज में अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, क्या? यह कैसे हो सकता है? एक बार फिर से चेक कीजिए ऑफिसर। लगता है ना आपसे कोई गलती हो रही है। हमारे वीजाज तो 2 दिन पहले ही कंफर्म हो चुके हैं। सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। अचानक से दिग्विजय की आवाज थोड़ी ऊंची सुनाई पड़ी। दिग्विजय की बात सुनकर उस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और एक बार फिर स्क्रीन पर चेक करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये पासपोर्ट इनवैलिड बता रहा है और ये 2 स्लॉट्स आपके नहीं बल्कि किसी और के हैं। अचानक से दिग्विजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। उसे उस ऑफिसर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सारा खर्चा हमने किया है, 2 दिन पहले वीजा हमने लिया है और अब आप कह रहे हैं कि वो 2 स्लॉट्स किसी और के हैं। हमारे अलावा और किसके हो सकते हैं? दिग्विजय के दिल में डर ने दस्तक दे दी थी और इसी के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन भी शुरू हो गई थी। उस ऑफिसर का ध्यान अभी भी स्क्रीन पर था। तुरंत ही उसने स्क्रॉल करते हुए सारी इंफॉर्मेशन निकाली। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वो 2 स्लॉट्स निवेदिता सिंह राठौड़ और शुभ राठौड़ के हैं। जैसे ही उस इमिग्रेशन ऑफिसर के मुंह से वो 2 नाम बाहर आए, वैसे ही एकाएक दिग्विजय का दिल उसके मुंह को आ गया था। वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। ऑफ कोर्स वो उन 2 नामों को बहुत अच्छे से जानता था। निवेदिता उसकी बीवी थी और शुभ उसका बेटा। यह कैसे हो सकता है? फुसफुसाते हुए दिग्विजय ने कहा। अचानक से उसका सर गोल गोल घूमने लगा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिग्विजय की आजादी की एकमात्र उम्मीद, उसका पूरा प्लान, ये इमिग्रेशन वाले लोग इतनी आसानी से कैसे छीन सकते हैं? यहां गायत्री की मेहनत और उसके कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से फीके पड़ते नजर आ रहे थे। रानी सिंधुजा, जो पास में ही खड़ी थी, उस ऑफिसर की बात सुनकर एकाएक चौंक गई थी। उनके एक्सप्रेशंस शॉक और गुस्से से भरे हुए थे। कुपे, तो वही दिग्विजय कुछ पल के लिए पत्थर सा जम गया था। वो अपने दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने फिर से दिग्विजय और सिंधुजा का स्टेटस चेक किया और एकाएक तिरछी नजरों से दिग्विजय की ओर देखकर बोला, सर, क्या आप इस बारे में कॉन्सुलेट से बात करना चाहते हैं? क्या ये कोई टेक्निकल एरर था या कोई इनोसेंट एरर जो मिस्टर रणविजय सिंह राठौड़ ने जानबूझकर करवाया था? जी हां, सही पकड़े हैं। ये रणविजय सिंह राठौड़ की ही चाल थी। चूंकि उनके अकॉर्डिंग उनके पास समय बहुत कम था, ऐसे में उन्होंने निवेदिता और शुभ को इस मैटर में इन्वॉल्व किया था, जिससे दिग्विजय को फ्लाइट पकड़ने से रोका जा सके। और जितना यह मैटर लंबा खींचेगा, उतनी देर में परीक्षित अपनी फौज लेकर दिग्विजय को मारने एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। मानना पड़ेगा, रणविजय में दिमाग तो अच्छा खासा था। अभी उस इमिग्रेशन ऑफिसर की बात सुनकर दिग्विजय का सर चकरा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हेलो, प्लीज साइड हटिए, मुझे चेक इन करना है।
वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि निवेदिता की थी, जो कुछ ही दूरी पर शुभ का हाथ पकड़कर खड़ी थी और तिरछी नजरों से ये सारा नजारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वैसे शुभ अपने पिता और दादी को देखकर बहुत खुश था, लेकिन बीते कुछ दिनों में रूप महल में उसके साथ काफी कुछ घटा था। सिर्फ रणविजय सिंह राठौड़ ने ही नहीं, बल्कि निवेदिता ने भी उसे बहुत टॉर्चर किया था। ऐसे में वो डर के मारे अपनी हैप्पी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। खैर, निवेदिता को वहां देखकर दिग्विजय के तोते उड़ गए थे। ये यहां क्या कर रही हैं? इस मामले में ये कैसे इन्वॉल्व हुई? और इसने हमारे स्लॉट्स लेकर मेरे एस्केप प्लान पर पानी कैसे फेरा? अचानक से दिग्विजय के दिमाग में इन सवालों का जखीरा खड़ा हो गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उसे कहानी अभी भी समझ नहीं आ रही थी। वो बस अपनी बीवी को वहां देखकर शॉक्ड था, बाकी की इक्वेशन और सिचुएशन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। जैसे ही निवेदिता के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही सिंधुजा ने पीछे मुड़कर निवेदिता की ओर देखा और एकाएक उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस नफरत में बदल गए थे। तुरंत ही सिंधुजा निवेदिता का रास्ता रोकते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हालांकि सिंधुजा के उस अंदाज से निवेदिता को घंटा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। आंटी जी, प्लीज मेरे रास्ते से हटिए, मुझे थाईलैंड की फ्लाइट पकड़नी है। भले ही निवेदिता की टोन बहुत तीखी थी, लेकिन असल में वो सिंधुजा और दिग्विजय का मजाक बना रही थी। निवेदिता का अंदाज देखकर सिंधुजा की आंखें फटी की फटी रह गई थी और साथ ही साथ उनका गुस्सा भी उबाल ले चुका था। मैं नहीं हट रही। तुम्हें हमारे वीजा स्लॉट्स कैसे मिले? कैसे किया तुमने ये सब? एकाएक निवेदिता ने अपने हाथ क्रॉस किए और दोनों भौहों को ऊपर उठाते हुए मासूम बनने का नाटक किया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अपने बेटे के साथ थाईलैंड वेकेशन मनाने जा रही हूं। मैंने तो बेसिक प्रोसीजर ही फॉलो किया है, जो सब करते हैं। क्या आपको उससे भी प्रॉब्लम है? तो वही निवेदिता की बात सुनकर सिंधुजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। झूठ मत बोलो निवेदिता, तुम कभी भी हमारे खिलाफ अपने बुरे इरादों की साजिश करते हुए थकती नहीं हो, है ना? जैसे ही सिंधुजा के मुंह से वो आखिरी के कुछ शब्द बाहर आए, वैसे ही एकाएक निवेदिता के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। तिरछी नजरों से उसने सिंधुजा की ओर देखा और उसकी आवाज में भयंकर एरोगेंस नजर आया। मैडम, लगता है आप सठिया गई हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं। चलिए मेरे रास्ते से हटिए, मुझे और भी कई इंपॉर्टेंट काम है। यू नो आई एम अ वेरी बिजी पर्सनैलिटी। निवेदिता का यह अंदाज देखकर सिंधुजा के हाथ मुट्ठियों का रूप ले चुके थे। मैं सठिया गई हूं या जुआ खेल खेलकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ करने के बाद तुम आसानी से निकल जाओगी? तो कान खोल के सुन लो, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। सिंधुजा पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी थी और इससे पहले कि कोई सिंधुजा को रोकता, एकाएक वो हमला करने के इरादे से सीधा निवेदिता पर लपकी और उनके हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए थे। निवेदिता ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे सिंधुजा की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा। खैर, वो चौंकते हुए तुरंत ही पीछे की ओर बढ़ी और उसने भी सिंधुजा का हाथ पकड़ लिया था। सिंधुजा और निवेदिता की उम्र में काफी फर्क था। ऐसे में निवेदिता उन पर आसानी से हावी हो सकती थी। इस समय वो दोनों स्ट्रगल करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए और खींचते हुए नजर आए। इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाता, तुरंत ही एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों रुक जाइए। इसी के साथ वो ऑफिसर आगे बढ़ा और उसने उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिंधुजा इतनी आसानी से ठंडी नहीं पड़ने वाली थी। 60 साल की उम्र में भी वो अपने 20 साल का जौहर दिखा रही थी। मामला इतना संगीन हो गया था कि फाइनली कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को आना पड़ा। सच कहूं तो दिग्विजय ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वो पूरी तरह से शॉक्ड था। तुरंत ही उसने अपनी मां की ओर देखा, जो गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को उन सिक्योरिटी गार्ड्स की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मॉम, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मॉम, ये एक पब्लिक प्लेस है,
यहां आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। लीव मी अलोन। इस कमीनी औरत से मुझे अकेले डील करने दो। तुरंत ही सिंधुजा ने पलटते हुए जवाब दिया। उनकी आवाज में बदले की भावना साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाकी इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ साथ कई और सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब कमरे में आ गए थे और उन्होंने सिंधुजा और निवेदिता को अलग कर दिया था। और इसी के साथ धीरे धीरे माहौल फिर से शांत पड़ने लगा था। धीरे धीरे कमरे में खामोशी तो छा गई थी, लेकिन दिग्विजय का दिल जोरों से फड़फड़ा रहा था। वो तो ये सोच रहा था कि अब इस हरकत के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सिंधुजा का अचानक फूट पड़ा गुस्सा क्या दिग्विजय के हालात और भी ज्यादा बिगाड़ देगा? सिंधुजा और निवेदिता की उस हरकत के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? चूंकि इनिशिएट सिंधुजा ने किया, तो क्या सजा सिर्फ सिंधुजा को मिलेगी? क्या सिक्योरिटी अब दिग्विजय और सिंधुजा को डिटेन कर लेगी? क्या दिग्विजय का एस्केप प्लान यही इमिग्रेशन काउंटर पर दम तोड़ देगा? क्या दिग्विजय रणविजय की चाल समझ पाएगा? अगर हां, तो फिर दिग्विजय का क्या मूव होगा? क्या रणविजय ने वाकई में निवेदिता और शुभ को इस साजिश में शामिल किया था, या यहां कोई तीसरा खिलाड़ी भी खेल खेल रहा था? क्या दिग्विजय थाईलैंड नहीं जा पाएगा, या फिर वो कोई जुगाड़ करेगा? क्या परीक्षित और उसकी फौज के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले दिग्विजय इस जाल से बाहर निकल पाएगा, या आज की रात उसकी आखिरी रात साबित होगी? कौन जीतेगा ये जंग? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफ। गायत्री की आंखें दिग्विजय को रोक लेना चाहती थीं। उसका दिल धड़कनों से लड़ रहा था, मगर किस्मत ने उन्हें अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया था। जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को देखा। जहां दिग्विजय के चेहरे पर भीनी मुस्कान थी, तो वहीं गायत्री के मन में एक सवाल था, क्या मैं फिर कभी दिग्विजय को देख पाऊंगी? पर किसने सोचा था कि आजादी के दरवाजे पर, यानी इमिग्रेशन काउंटर पर, दिग्विजय की किस्मत अचानक से लाल रोशनी में इनवैलिड लिखकर चीख उठेगी। अभी दिग्विजय और सिंधुजा सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि तभी अचानक से उन्हें निवेदिता के दर्शन हुए, जिसने तिरछी मुस्कान के साथ अपनी गहरी साजिशों का पहला नमूना पेश कर दिया था। और ठीक उसके बाद सिंधुजा का गुस्सा फूटा। एयरपोर्ट पर हंगामा मचा और दिग्विजय की मुसीबत अब पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी थी। उसे डर था कि उसकी मां की उस हरकत का क्या परिणाम निकलेगा। हालांकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत ही बीच में आकर सिंधुजा और निवेदिता को अलग कर दिया था। कैट फाइट अब खत्म हो गई थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। तुरंत ही एक ऑफिसर, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का हेड था, उसके कदम निवेदिता और सिंधुजा की ओर बढ़े। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एकाएक उसने सिंधुजा और निवेदिता की ओर देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, आखिर यह सब चल क्या रहा है? अपने कपड़े ठीक करते हुए निवेदिता ने अपनी गंदी नजरों से पहले सिंधुजा की ओर देखा और फिर उस ऑफिसर को देखकर एकदम शांत और शालीन अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए बोली, सर, मुझे नहीं पता कि इस औरत को हो क्या गया है। इज शी ए मेंटल पेशेंट और व्हाट? मैं यहां मेरे बेटे के साथ थाईलैंड की फ्लाइट बोर्ड करने आई हूं और ये औरत पता नहीं कहां से अचानक से मेरे सामने आ गई और बिना बात के मुझे हैरस करने लगी। जब मैंने इन्हें इग्नोर किया और तमीज से पेश आने के लिए कहा, तो इन्होंने मुझ पे अटैक कर दिया। मीठी छुरी समझते हैं आप लोग? इस समय निवेदिता वही मीठी छुरी थी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ना चाहती थी। निवेदिता के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर सिंधुजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तुरंत ही उस ऑफिसर ने अपना हाथ उठाकर सिंधुजा को इंतजार करने का संकेत दिया। एक एक करके मैडम, वरना मैं ना इनकी बात समझ पाऊंगा और ना ही आपकी, बहुत ही फर्म अंदाज में उस ऑफिसर ने कहा। ठीक उसके बाद वो ऑफिसर अटेंडेंट की ओर मुड़ा जो बोर्डिंग काउंटर पर बैठा था। क्या तुम फ्लाइट के रोस्टर में पैसेंजर्स का नाम चेक कर सकते हो सकता है हमारे सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर हुआ हो, लेकिन फ्लाइट के रोस्टर से तो पता चल ही जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अचानक से उस ऑफिसर की कमांडिंग टोन सुनाई पड़ी।
यस सर। वो अटेंडेंट जो लंबा चौड़ा और देखने में काफी अट्रैक्टिव था, उसने ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ अपने कंप्यूटर पर जल्दी से टैप किया और सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद कहा, सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फ्लाइट के रोस्टर में भी निवेदिता सिंह राठौड़ और शुभ राठौड़ का नाम मेंशन है, लेकिन इन दोनों का नाम रोस्टर से गायब है। जैसे ही उस अटेंडेंट के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही रानी सिंधुजा के कदम आगे की ओर बढ़े। उनकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे वीजाज तो 2 दिन पहले ही कंफर्म हो गए थे। वो स्लॉट्स हमारे हैं। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता तो इतनी तैयारी के साथ हम प्लेन बोर्ड करने क्यों आते? और यहां आकर आप लोग कुछ और ही कहानी बोल रहे हैं। दिस इज अनफेयर। सिंधुजा को उस अटेंडेंट की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो वही निवेदिता सिंधुजा का रिएक्शन देखकर एकाएक जोर से हंस पड़ी। ओ कम ऑन आंटी, आपको इतना ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका नाम लिखा होगा वही ट्रैवल करेगा ना। ठीक उसके बाद निवेदिता ने उस ऑफिसर की ओर देखा और अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए बोली, सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यह औरत क्या कह रही है। मैंने तो वही प्रोसेस फॉलो किया है जो सब करते हैं। अब इनका नाम लिस्ट में नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? वो ऑफिसर गहरी दुविधा में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। खैर, उसने एक बार फिर से उस अटेंडेंट की ओर देखा और धीरे से अपना सर हिलाते हुए उसे फिर से वीजा और पासपोर्ट को स्कैन करने के लिए कहा। उस अटेंडेंट ने अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो किए और एक बार फिर उन पासपोर्ट्स को स्कैन किया। हालांकि बार बार स्कैन करने से रिजल्ट बदलने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं अब वो अटेंडेंट भी थका हुआ नजर आया और उसी थकेली टोन में उसने कहा, सर वो दोनों स्लॉट्स निवेदिता सिंह राठौड़ और शुभ राठौड़ के ही हैं, इन दोनों के नहीं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये बोलते हुए उसने दिग्विजय या सिंधुजा की तरफ देखा तक नहीं था। उस अटेंडेंट की बात सुनकर अचानक से दिग्विजय के दिल की धड़कन थम सी गई थी। उसकी छाती में गुस्से का बवंडर उठने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दिग्विजय को अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अब उसके मन में शक के बादल मंडरा रहे थे। जिस तरह वो अटेंडेंट और निवेदिता आंखों ही आंखों से इशारा करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, दिग्विजय ने वो नोटिस कर लिया था और उसे ये चीज खटकने लगी थी। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने यह भी नोटिस किया कि उस अटेंडेंट ने एक बार भी उसे या उसकी मां को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया था। यहां तक कि वो दिग्विजय से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब क्या हो सकता है? अचानक से दिग्विजय के दिमाग में ख्यालों का बवंडर उठने लगा। उसका दिमाग घोड़े से भी तेज भाग रहा था और फाइनली कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी थी। जी हां, अब दिग्विजय को इक्वेशन और सिचुएशन दोनों अच्छे से समझ आ रही थी। निवेदिता ने तो आज तक कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, तो अब वो अचानक से शुभ के साथ वेकेशन पर थाईलैंड क्यों जा रही हैं? और वो भी थाईलैंड, जहां मुझे जाना था। क्या ये वाकई में कोई कोइंसिडेंस है या फिर निवेदिता मेरे खिलाफ कुछ प्लान करके आई हैं? क्या निवेदिता और वो अटेंडेंट मिले हुए हैं जिससे उसे हमारा स्लॉट मिले? लेकिन उसके ये सब करने के पीछे का मकसद क्या है? कहीं वो मुझे जोधपुर से भागने से रोकना तो नहीं चाहती? इसका मतलब क्या रणविजय सिंह राठौड़ को मेरे प्लान का पता चल गया है? एकाएक दिग्विजय की आंखें खुल गई थीं और जैसे ही उसके मन में ये सारे ख्याल आए, वैसे ही उसकी रूह कांप उठी थी और साथ ही साथ पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो गई थी। दिग्विजय को रणविजय सिंह राठौड़ का सारा खेल समझ आ गया था। निवेदिता तो बस एक मोहरा थी जो उनके इशारों पर काम कर रही थी। असली खिलाड़ी तो वही थे जो अपने नापाक इरादों से दिग्विजय को हर हाल में जोधपुर से निकलने से रोकना चाहते थे। अभी दिग्विजय उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आ रहे नाम को देखकर तुरंत ही दिग्विजय साइड में गया और उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, गायत्री यहां। कॉल उठाते ही दिग्विजय ने गायत्री को एयरपोर्ट का करंट स्टेटस देना चाहा, लेकिन इससे पहले कि दिग्विजय अपनी व्यथा सुनाता, तुरंत ही गायत्री ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा,
दिग्विजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बाप को तुम्हारे प्लान के बारे में सब पता चल गया है। आई डोंट नो हाउ, बट यस, ही नोज इट ऑल। और दूसरी बात, परीक्षित दुबई के स्नाइपर्स और माफिया गैंग्स के साथ एयरपोर्ट की ओर निकल गया है। हालांकि वो जोधपुर से थोड़ा दूर है, लेकिन सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा है। तुम जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बुर्खा पहनकर बोर्डिंग गेट के पास बैठ जाओ। ओह गॉड। गायत्री की आवाज काफी शांत थी, लेकिन असल में वो काफी परेशान नजर आ रही थी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो एयरपोर्ट के अंदर का मसला तो जानती ही नहीं थी। गायत्री की बात सुनकर दिग्विजय को एक बार फिर से हैप्पी रियलाइजेशन हुआ, और साथ ही साथ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर की प्रॉब्लम से निपटे या बाहर की। खैर, तुरंत ही दिग्विजय ने गायत्री को एयरपोर्ट के अंदर का हाल बताया। गायत्री, यहां उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे स्लॉट्स किसी और को दे दिए गए हैं, और तुम्हें पता है किसे? निवेदिता और मेरे बेटे को। यह सब पापा की चाल है। वो मुझे यहां से निकलने नहीं देना चाहते। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से हमारा वीजा कैंसिल करवा दिया है, और अब फ्लाइट के रोस्टर में हमारा नाम तक नहीं है। जैसे ही दिग्विजय के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एकाएक गायत्री के होश उड़ गए थे। व्हाट? वो पूरी तरह से शॉक्ड नजर आई। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। 10 से 15 सेकेंड्स की गहरी खामोशी के बाद फाइनली गायत्री ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज एकदम सरल और स्पष्ट थी। इट्स ओके दिग्विजय, तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा बिजनेस वीजा कैंसिल किया है, लेकिन तुम टूरिस्ट वीजा के साथ भी थाईलैंड में एंटर कर सकते हो। वहां पहुंचकर तुम्हें वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तुम बस थाईलैंड पहुंच जाओ। तुम्हारे टूरिस्ट वीजा को मैं बिजनेस वीजा में कन्वर्ट करवा दूंगी। और रही बात फ्लाइट के रोस्टर में नाम ना होने की, तो कोई बात नहीं। तुम जल्दी से एयरलाइन से कांटेक्ट करो और उनसे इमरजेंसी बेसिस पर 2 सीट्स की डिमांड करो। फिर भले ही डबल, ट्रिपल या 4 गुना पैसा ही क्यों ना लग जाए, लेकिन दिग्विजय, तुम्हें हर हाल में यहां से निकलना है। तुम्हें समझ आ रहा है ना? गहरी सांस छोड़ते हुए गायत्री ने कहा। भले ही दूर बैठे बैठे टिप्स देना बहुत आसान था, लेकिन वो जानती थी कि दिग्विजय पर इस समय क्या बीत रही होगी। हां, समझ गया। बस दिग्विजय ने इतना सा कहा और तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। एक तरफ जहां दिग्विजय को छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राठौड़ इस पूरी सिचुएशन पर अपनी नजर जमाए बैठे थे। हर आधे घंटे में वो परीक्षित को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछ रहे थे। जैसे जैसे परीक्षित जोधपुर के करीब बढ़ रहा था, वैसे वैसे रणविजय की मुस्कान भी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री का कॉल कट करने के बाद दिग्विजय के दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई थी। लेकिन इस बार उसकी वजह डर नहीं, बल्कि फोकस था। गायत्री ने उसे एकदम सही ऑप्शंस दिए थे, और वो पूरे फोकस के साथ उन ऑप्शंस को आजमाना चाहता था। लेकिन उससे पहले दिग्विजय ने तुरंत ही निवेदिता की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। और ठीक उसके बाद उसकी नजर उस अटेंडेंट पर पड़ी, जो काफी रिलैक्स्ड नजर आ रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन नहीं, दिग्विजय इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। सर, पिछले 15 मिनट से हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपको कॉन्सुलेट से बात करने की जरूरत है? आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यहां इमिग्रेशन सिर्फ आपका ही नहीं चल रहा है, और भी कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं। अगर आपको कॉन्सुलेट से बात करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना आप यहां से जा सकते हैं। आपके वीजाज भी कैंसिल्ड हैं, और ना ही आप दोनों के नाम पर कोई स्लॉट्स हैं अभी। दिग्विजय अपने आगे के प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उस ऑफिसर ने कड़क अंदाज में कहा, और एकाएक दिग्विजय अपने ख्यालों की दुनिया से सीधा रियलिटी वर्ल्ड में आ गया। क्या कहा आपने? जी नहीं, मुझे कॉन्सुलेट की कोई जरूरत नहीं है। भले ही हमारे बिजनेस वीजास कैंसिल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम टूरिस्ट वीजा पर तो थाईलैंड जा ही सकते हैं। वहां पहुंचकर हम वीजा ऑन अराइवल निकाल लेंगे। भले ही निवेदिता दिग्विजय को इग्नोर करने का प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वो तिरछी नजरों से दिग्विजय को ही घूरे जा रही थी। और सिर्फ घूर नहीं रही थी, बल्कि उसके कान भी पूरी तरह से खुले थे।
और जैसे ही उसने दिग्विजय के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही उसकी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे हो गई थीं। उसे हर हाल में दिग्विजय को थाईलैंड जाने से रोकना था, लेकिन यह भी सच है कि वो टूरिस्ट वीजा से थाईलैंड जा सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार वो मशीन रेड लाइट फ्लैश नहीं करने वाली थी। बिल्कुल सर, आप टूरिस्ट वीजा के साथ थाईलैंड जा सकते हैं, लेकिन आज नहीं। उसके लिए अब आपको अगली फ्लाइट का इंतजार करना होगा, जो सुबह 5 बजे है। शातिर मुस्कान के साथ उस अटेंडेंट ने कहा, और उसकी बात सुनकर निवेदिता ने राहत की सांस ली। एक बार फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। परीक्षित अपनी फौज के साथ एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, और दिग्विजय के पास थाईलैंड जाने का बस एक आखिरी मौका था। इससे पहले कि परीक्षित एयरपोर्ट पहुंचे, उसे हर हाल में वो 11 बजे की फ्लाइट लेनी थी। उसे लग रहा था कि उसके ऑप्शंस कारगर साबित होंगे, लेकिन नहीं, उसके ऑप्शंस कोई काम के नहीं निकले, बल्कि उस अटेंडेंट ने दिग्विजय को ठेंगा दिखा दिया था। क्या क्या फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं है? प्लीज मुझे एक बार एयरलाइन से बात करने दीजिए। मैं 2 गुना या 3 गुना पैसा देने के लिए भी तैयार हूं। प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेक इन के दौरान दिग्विजय और सिंधुजा की सीट्स कंफर्म्ड थी, लेकिन उसके बाद असली खेल हुआ था, और उनकी सीट्स निवेदिता और शुभ के नाम हो गई थी, जो असल में ट्रैवल भी नहीं करने वाले थे। बस रणविजय का मकसद तो दिग्विजय को रोकना था, और ऑलमोस्ट वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिख रहे थे। खैर, दिग्विजय के चेहरे पर टेंशन देखकर वो अटेंडेंट बहुत खुश था। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। सर, ये इमिग्रेशन काउंटर है। हमारे पास उस फ्लाइट में जाने वाले सभी लोगों की लिस्ट है। फ्लाइट फुल पैक्ड है सर। अब आप 2 गुना दे या 3 गुना, एयरलाइन से बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन हां, सुबह 5 बजे वाली फ्लाइट में 3 सीट्स खाली हैं। अगर आप चाहे तो एयरलाइन से बात कर सकते हैं। शायद आपको 2 गुना या 3 गुना देने की जरूरत ना पड़े। दिग्विजय को उस अटेंडेंट का टॉन्ट बहुत अच्छे से समझ आया था, लेकिन इस समय उसका ध्यान उसकी बातों पर नहीं, बल्कि जान बचाकर वहां से भागने पर था। लेकिन अब करे तो क्या करे? दिग्विजय के लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। बेटा, अब हम क्या करें? हम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते, चिंता भरे अंदाज में सिंधुजा ने कहा। ऑफ कोर्स, सिंधुजा बच्ची नहीं थी। उसे निवेदिता और रणविजय की चाल बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, तो वही अपनी मां को उस हाल में देखकर दिग्विजय का दिल भर आया था। क्या सच में दिग्विजय के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, या वो आखिरी पल में रणविजय के इस खेल को पलटने वाला था? अगर कोई रास्ता था भी, तो वो क्या था? क्या परीक्षित अपनी फौज के साथ एयरपोर्ट पहुंचकर दिग्विजय को घेर लेगा, या परीक्षित के पहुंचने से पहले ही दिग्विजय गायब हो जाएगा? क्या गायत्री अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू दिग्विजय को इमरजेंसी सीट्स दिलवा पाएगी, या रणविजय अपने कॉन्टैक्ट्स से वो भी नहीं होने देगा? क्या दिग्विजय जोधपुर में ही रहने का फैसला करेगा? क्या दिग्विजय अपने बाप को चुनौती देगा, या फिर ऐसा कुछ होगा जो इस कहानी को बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिग्विजय सुबह 5 बजे से पहले थाईलैंड जाने का कोई गुप्त रास्ता खोज पाएगा, या आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी आजाद रात होगी? अब क्या करेगा दिग्विजय, और क्या होगा उसके साथ? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। निवेदिता ने अपनी मीठी सी मुस्कान में जहर छुपाकर पूरे मामले को अपने हक में मोड़ दिया था, और अटेंडेंट के साथ हुई उसकी आंखों ही आंखों की बातचीत ने दिग्विजय के शक को गहरा कर दिया था। दिग्विजय ने कड़ियां जोड़ते हुए सारी इक्वेशन और सिचुएशन को समझने की कोशिश की, और इसी के साथ उसके दिमाग में रणविजय की चालें साफ हो गई थी। एक तरफ जहां परीक्षित अपनी फौज को लेकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उस अटेंडेंट और निवेदिता ने मिलकर दिग्विजय के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। खैर, एक रास्ता अभी भी था, टूरिस्ट वीजा और इमरजेंसी सीट्स। लेकिन अटेंडेंट ने आखिरी वार करते हुए बता दिया कि आज की फ्लाइट में एक सीट भी खाली नहीं है, और अगली फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी, और तब तक परीक्षित दिग्विजय को जिंदा छोड़ेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता था।
हालांकि सिंधुजा की आंखों में डर और दिल में उम्मीद बची थी, लेकिन दिग्विजय के लिए अब समय लगभग खत्म हो चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे निवेदिता की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। तुरंत ही उसने दिग्विजय पर टॉन्ट मारते हुए इमिग्रेशन ऑफिसर्स के सामने कहा, ओह, तो अब ये दोनों थाईलैंड नहीं जा पाएंगे। बेचारों को कोई इमरजेंसी है। अगर मेरे बेटे को थाईलैंड नहीं घूमना होता तो मैं पक्का अपनी टिकट्स इन दोनों को दे देती। अपनी बात खत्म करते ही वो जोर जोर से हंसने लगी थी, लेकिन शुभ से अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। पापा, मम्मी झूठ। बड़ी हिम्मत करते हुए उसने अपनी मां की पोल खोलने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही निवेदिता ने अपना हाथ शुभ के मुंह पर रखकर उसे चुप कराया और शेरनी की तरह उस पर चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते? समझ नहीं आता तुम्हें? एक दो थप्पड़ और लगाओ। अपनी मां के मुंह से उन तीखे शब्दों को सुनने के बाद शुभ की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो वहीं यह देखकर दिग्विजय को बहुत बुरा लग रहा था। बेशक वो निवेदिता की सारी सच्चाई जानता था, लेकिन इस समय उसे हर हाल में जोधपुर से बाहर जाना था और वो फ्लाइट उसके लिए बेहद जरूरी थी। दिग्विजय एक सेल्फ मेड मैन था। बिजनेस की दुनिया में वो एक बहुत बड़ा नाम था। बड़े बड़े लोगों के साथ उसके अच्छे कनेक्शंस थे। रिश्तों की बात करें तो उसका काफी लंबा चौड़ा कॉन्टेक्ट था, लेकिन अपनी असल जिंदगी में वो आज जो कुछ भी था वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर था। उसने कभी भी किसी से कोई एहसान नहीं लिया था, लेकिन आज उसकी जिंदगी मौत के कुएं के बीच लटक रही थी और शायद अब त्रुप के इक्के का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। बिना कुछ कहे दिग्विजय ने तुरंत ही जेब में हाथ डाला और अपना फोन बाहर निकाला। एक गहरी सांस लेकर अपना पूरा प्लान दिमाग में पिरोते हुए दिग्विजय ने फोन को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ रखा था। रणविजय सिंह राठौड़, भले ही तुम्हारे पास कई चालें होंगी, भले ही तुम्हारे कई कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन केवल तुम ही नहीं हो जो लोगों को जानते हो। अगर मैं मेरी औकात पर आ गया ना, तो जोधपुर की हवा से तुम्हारा नाम तक मिट जाएगा। दांत पीसते हुए दिग्विजय ने मन ही मन सोचा और ठीक उसके बाद दिग्विजय ने अपना फोन अनलॉक किया और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को तब तक स्क्रॉल करता रहा जब तक उसे वो नाम नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। साहिल बोहरा, जोधपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजर और दिग्विजय का पुराना बिजनेस पार्टनर। जैसे ही दिग्विजय ने साहिल का नंबर डायल किया, वैसे ही उसकी नजर बोर्डिंग गेट पर पड़ी और एकाएक उसकी आंखों में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नजर आया, जैसे मानो वो सबको जलाकर राख कर देगा। साहिल के फोन पर घंटी जा रही थी। तुरंत ही दिग्विजय ने अपना फोन कान पर टिकाया और एक बार फिर निवेदिता पर अपनी नजर दौड़ाई। वो अभी भी हंस रही थी और पूरी कॉन्फिडेंट थी, जैसे मानो जीत उसी की होगी। लेकिन दिग्विजय बहुत अच्छे से जानता था कि यह चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली बार में साहिल ने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब दिग्विजय ने दूसरी बार कॉल किया तो पहली ही घंटी पर उसने कॉल उठा लिया था। हेलो, कौन बोल रहा है? साहिल दिग्विजय का सबसे पुराना बिजनेस पार्टनर था। जब आज से 7-8 साल पहले दिग्विजय ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की थी, तब साहिल ने उसे पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया था। वो अलग बात है कि उसका बिजनेस इतना असरदार साबित नहीं हुआ था। कंपनी डूब गई थी और पार्टनर भी चला गया था। तब से लेकर अब तक हार्डली 1-2 बार वो दोनों कैजुअली बाहर मिले होंगे, वरना फोन के थ्रू तो उनके बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। यही वजह है कि साहिल के पास दिग्विजय का नंबर भी नहीं था। मैं बोल रहा हूं दिग्विजय सिंह राठौड़। तुरंत ही दिग्विजय ने कहा, हालांकि अपने नाम के पीछे राठौड़ लगाकर उसे बिल्कुल भी गर्व नहीं हो रहा था। ओह दिग्विजय, तुम! इतने सालों बाद याद किया। कैसे हो मेरे दोस्त? फोन के दूसरी तरफ से एक खुशनुमा आवाज सुनाई पड़ी। बेशक लंबे समय बाद अपने दोस्त की आवाज सुनकर साहिल सच में बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। तो वही दिग्विजय के पास उन सब बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन स्थिरता से भरी हुई थी। साहिल, मेरे पास ये सारी फॉर्मेलिटी टॉक्स का समय नहीं है। मुझे तेरी मदद चाहिए और मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए कुछ कर। एक पल के लिए फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा पसर गया था और तभी
अचानक से साहिल की आवाज सुनाई पड़ी। ठीक है, बता तुझे मेरी क्या मदद चाहिए? दिग्विजय ने तुरंत ही निवेदिता की ओर देखा, जो अभी भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। खैर, दिग्विजय ने धीमी, कठोर और एकदम स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तू थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट रोक दे और उस फ्लाइट को बोर्ड करने वाले सारे पैसेंजर्स के वीजा सस्पेंड कर दे। दिग्विजय का अंदाज कुछ ज्यादा ही सीधा था। एक बार फिर से फोन के दूसरी तरफ एकाएक खामोशी पसर गई थी और लंबे अंतराल के बाद एकाएक साहिल के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसे लग रहा था कि दिग्विजय मजाक कर रहा है। एक मिनट, क्या कह रहा है तू? तू चाहता है कि मैं पूरी फ्लाइट रोक दूं, सबके वीजा सस्पेंड कर दूं? कम ऑन दिग्विजय, क्या है यार ये सब? पी रखी हैं क्या? मजाक करने की भी लिमिट होती है भाई। मजाकिया अंदाज में साहिल ने कहा। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि दिग्विजय की टोन में 1% का भी बदलाव देखने को नहीं मिला। मैं बहुत सीरियस हूं साहिल। मैं चाहता हूं कि तू उस थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट को रोक दे। उस फ्लाइट में मेरी बीवी निवेदिता और मेरा बेटा भी बोर्ड करने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कोई बोर्ड वोर्ड नहीं करेंगे। बस ये मेरी बीवी और मेरे बाप का एक गंदा खेल है और उस खेल में तेरे स्टाफ के भी कई लोग शामिल हैं और उनकी वजह से हम भुगत रहे हैं। सीरियस अंदाज में दिग्विजय ने कहा। तुम भुगत रहे हो? मतलब तू कहना क्या चाहता है? देख, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? अचानक से साहिल की आवाज में अपने दोस्त के प्रति कंसर्न नजर आया। मेरा और मेरी मॉम का वीजा 2 दिन पहले ही कंफर्म हो गया था और आज 11 बजे की हमारी फ्लाइट थी, लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे वीजाज इनवैलिड बता रहे हैं और हमारे स्लॉट्स को भी निवेदिता और मेरे बेटे से रिप्लेस कर दिया है। यह सब मेरा बाप करवा रहा है। देख, मेरा थाईलैंड जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मामले में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तू है। दिग्विजय ने पूरा मैटर तो नहीं, लेकिन हां, जितना जरूरी था वो साहिल को बता दिया था। ओ, ये मैटर तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है, एकाएक साहिल ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई सुनाई पड़ी। देख साहिल, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू कुछ भी करके मुझे और मेरी मॉम को उस फ्लाइट में बैठा दे। मेरा यहां से निकलना बहुत जरूरी है। अचानक से दिग्विजय की टोन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी, तो वही साहिल की आवाज में भी भयंकर सीरियसनेस नोटिस की गई। दिग्विजय, तू क्या करने का सोच रहा है? यार, जिस हिसाब से तू मुझे ये मैटर बता रहा है, ऐसे में बिना स्लॉट्स के मैं तुझे प्लेन में कैसे बोर्ड कराऊं? उस प्लेन में एक्स्ट्रा सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर होती तो क्या मैं तुझे कॉल करता? वीजा का तो कोई इश्यू नहीं है यार, वो तो मैं थाईलैंड जाकर टूरिस्ट वीजा से बिजनेस वीजा करा लूंगा। बस मुझे और मेरी मॉम को स्लॉट्स दिला दे, और अगर ना दिला सके तो उस फ्लाइट को रोक दे और सबके वीजा सस्पेंड कर दे। सीधी और सटीक बात करते हुए दिग्विजय ने कहा। भाई, मैं जोधपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीनियर मैनेजर हूं। माना कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन ये एयरपोर्ट मेरे बाप का नहीं है, सरकार का है और डीजीसीए के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जिनके नाम रजिस्टर्ड हैं, जिनके रोस्टर बन गए हैं, उनके नाम की जगह तुझे कैसे भेज दूं? एयरलाइन वाले मुझ पे केस कर देंगे, और सिर्फ एयरलाइन वाले ही नहीं, जिसके स्लॉट्स लूंगा वो भी मेरी ही बजाएगा ना। तेरा आइडिया बकवास है। तभी अचानक से साहिल के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और एकाएक उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, वैसे एक बात बता, मुझे तेरा ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने फ्लाइट रोक दी और सभी पैसेंजर्स के वीजा सस्पेंड कर दिए तो इससे तेरा क्या फायदा होगा? ना बाकी पैसेंजर्स फ्लाई कर पाएंगे और ना ही तू। हालांकि दिग्विजय ने साहिल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल पर सवाल किया गया। तू बस मुझे इतना बता कि क्या तू फ्लाइट रोक रहा है? क्या तू पैसेंजर्स के वीजा सस्पेंड कर रहा है? दिग्विजय की टोन में इरिटेशन साफ सुनाई दे रहा था। भाई, पूरी फ्लाइट रोक देना और सभी लोगों के वीजा सस्पेंड कर देना कोई हलवा नहीं है। जो बनाया, खाया और पच गया। मुझ पर इंक्वायरी बैठ जाएगी यार। मैं ऐसे कैसे रूल्स के अगेंस्ट चला जाऊं? बहुत ही प्यार भरे अंदाज में साहिल ने दिग्विजय को समझाने की कोशिश की। वैसे साहिल जो कुछ भी बता रहा था
वो सब 100 आना सच था। भाड़ में गए तेरे रूल्स, मुझे तेरे रूल्स की कोई परवाह नहीं है, एकाएक चिल्लाते हुए दिग्विजय ने कहा। तू मुझसे पूछ रहा था ना कि फ्लाइट रोक दी और वीजा सस्पेंड हो गए, तो इसमें मेरा क्या फायदा है? भाई मेरा ही सबसे ज्यादा फायदा है, और साथ ही साथ फायदा तेरा और तेरी सरकार का भी है। मैं मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूं, बस तू उस प्लेन को मेरे और मेरी मॉम के लिए चार्टर प्लेन बना दे। उसमें और कोई नहीं होना चाहिए, बस मैं और मेरी मॉम। ऐसा करने पर तो तुझ पे कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी ना, पैसा तो सरकार के ही जेब में जाएगा। फोन के दूसरी तरफ एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया था। फिर अचानक से साहिल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, दिग्विजय, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुझे नहीं लगता? माना कि शुरू से ही तेरे आइडियाज काफी बोल्ड रहे हैं, लेकिन ये बोल्ड का बाप है, और तेरी लाइफ में ऐसा भी क्या हो गया है जो तू ये रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार है? आखिर चल क्या रहा है? साहिल की टोन में क्यूरियोसिटी नजर आई। बेशक वो जानना चाहता था कि आखिर दिग्विजय ऐसा फैसला क्यों ले रहा है। तो वही दिग्विजय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और तुरंत ही उसने गुस्सैल अंदाज में कहा, मेरी बीवी ने हमारे वीजा स्लॉट्स चुराए साहिल, दिस इज पर्सनल, और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। दिग्विजय बार बार इस मैटर में अपनी बीवी को ला रहा था, अपने बाप को ला रहा था, लेकिन साहिल को एक्चुअल मैटर नहीं बता रहा था। ऑफ कोर्स वो भी उसका पर्सनल जो था। अचानक से साहिल की आवाज कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई, लेकिन उस आवाज में डाउट की हल्की परत भी सुनाई दी। क्या तू वाकई में यह करना चाहता है? बिल्कुल कोई शक नहीं, दिग्विजय ने फर्म होते हुए कहा। ठीक उसके बाद फोन के दूसरी तरफ साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है दिग्विजय, तू इस समय कहां है? बोर्डिंग गेट के पास ही खड़ा हूं, ये लोग मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं। टर्मिनल पर मौजूद भारी भीड़ की ओर देखते हुए दिग्विजय ने कहा, ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। भले ही साहिल की आवाज स्थिर थी, लेकिन दिग्विजय को उसमें कंसर्न साफ नजर आ रहा था। ले देकर अब उसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ साहिल पर ही टिकी हुई थी। मेरा वेट करना, कॉल रखने से पहले साहिल ने कहा। कॉल कट करने के बाद दिग्विजय ने अपना फोन फिर से जेब में डाल दिया था। हालांकि अब उसके चेहरे पर एक असीम शांति नजर आ रही थी। फ्लाइट को उड़ने में अभी भी 1 घंटे का समय बचा था और ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स का इमिग्रेशन हो चुका था। बोर्डिंग गेट पर भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। निवेदिता, जो दिग्विजय से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की खुशी थी, जैसे मानो सब कुछ एकदम सही जा रहा हो। लेकिन दिग्विजय जानता था कि क्या सही जा रहा है और कितना सही जा रहा है। दिग्विजय ने अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस दोनों को शांत रखने की कोशिश की। हालांकि साहिल का इंतजार करते करते उसका हाथ बार बार अपने फोन पर जा रहा था। वो कंफ्यूज्ड था कि उसे साहिल को वापस कॉल करना चाहिए या नहीं। उसके इंतजार में 10 मिनट बीत चुके थे और जैसे जैसे फ्लाइट का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे दिग्विजय के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि परीक्षित भी अपनी फौज लेकर कभी भी एयरपोर्ट पहुंच सकता था। इमिग्रेशन में दिग्विजय और उसकी मां के साथ क्या हुआ था, ये ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स को पता था। सिक्योरिटी गार्ड्स बार बार दिग्विजय को चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन दिग्विजय ढीठ की तरह साहिल का इंतजार कर रहा था। यह नजारा वाकई में देखने लायक था और धीरे धीरे सबका ध्यान दिग्विजय की ओर बढ़ रहा था। सर, आप यहां नहीं रह सकते, ना तो आपके पास वीजा है और ना ही कोई स्लॉट्स है। आप चुपचाप एयरपोर्ट से एग्जिट कीजिए, वरना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। तुरंत ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने दिग्विजय को चेताते हुए कहा, देखिए, बस 5 मिनट रुकिए, मैं आपके एयरपोर्ट के मैनेजर का ही इंतजार कर रहा हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे उससे रिलेटेड बात करनी है। शांत अंदाज में दिग्विजय ने समझाते हुए कहा। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि बात तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब तो वो बस साहिल के एक्शन का इंतजार कर रहा था। सर, 5 मिनट करते करते आधा घंटा निकाल दिया है आपने। आखिर आप चाहते क्या हैं? जो चीज हो नहीं सकती, उसके पीछे पड़ के कोई फायदा नहीं है।
उस सिक्योरिटी गार्ड ने दिग्विजय को ज्ञान देते हुए कहा। हालांकि दिग्विजय ने उस ज्ञान को पूरी तरह से इग्नोर किया। वो तो बस एयरपोर्ट के चारों ओर देख रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर साहिल किस दिशा से आएगा। और तभी अचानक से एयरलाइन ने अपना पहला अनाउंसमेंट किया और सभी पैसेंजर्स को बोर्डिंग के लिए रेडी रहने के लिए कहा। लेकिन अब तक साहिल का कोई अता पता नहीं था और अचानक से दिग्विजय के दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया था। क्या साहिल वाकई में आने वाला है, या दिग्विजय का आखिरी सहारा भी उसके हाथ से फिसल जाएगा? क्या साहिल सचमुच दिग्विजय के लिए अपना नियम तोड़ने के लिए तैयार था, या उसने सिर्फ दिग्विजय को शांत करने के लिए वादा किया था? अगर साहिल नहीं आया तो क्या दिग्विजय किसी दूसरी खतरनाक चाल के लिए तैयार था? क्या दिग्विजय के पास कोई बैकअप प्लान था? फ्लाइट का बोर्डिंग शुरू होते ही क्या दिग्विजय और उसकी मां के पास भागने का कोई रास्ता बचेगा? अगर थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट सच में रुक गई तो क्या इसका खौफनाक परिणाम दिग्विजय को भुगतना पड़ेगा? सबकी नजरों में आते जा रहे दिग्विजय को क्या सिक्योरिटी अगले ही पल बाहर फेंक देगी, या उसकी किस्मत आखिरी वक्त पर पलट जाएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।